नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BABG 171 के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि जब हम भारत में जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, महिला पुरुष समानता की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। ऐसे में लैंगिक समानता और वुमेन एम्पावरमेंट में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या सोचना था, वो महिलाओं के अधिकारों के प्रति कहाँ तक सजग थे और उन्होंने कौन सी दलीलें दी हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि वो महिलाओं का एम्पावरमेंट चाहते थे। तो यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में अंबेडकर साहब के क्या विचार थे, ये इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यह बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। तो पिछले 4 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आशा है वो सभी चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार। यानी कि जब हम भारत में सामाजिक सुधारों की बात करते हैं, धार्मिक सुधारों की बात करते हैं, तो बाबा साहेब का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। लेकिन क्या बाबा साहेब से पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार किए? तो बिल्कुल थे। हाँ, उनका नाम उतने ज़्यादा हाइप में नहीं है जितना बाबा साहेब का है, क्योंकि बाबा साहेब जो हैं वो संविधान से जुड़े हुए थे और बाकी सब लोगों का योगदान बहुत पहले था और पब्लिक उसे ही याद करती है जो समय के हिसाब से होता है, जो उस समय लोग होते हैं। तो जब हम भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। जब हम राजा राम मोहन राय जी की बात करते हैं, जब हम ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, जब हम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज जैसे समाजों की स्थापना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उससे पहले भी सामाजिक सुधारों की बात की गई थी और यहाँ पर यही बताया जाएगा। तो जब आप भारतीय ग्रंथों में बात करते हैं, तो भारतीय ग्रंथों को जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें महिलाओं की जो छवि दी गई ना, वो ये कही गई कि महिलाएं आत्मसमर्पण करेंगी, महिलाएं अपना बलिदान करेंगी, महिलाएं जो हैं वो उनके अपने सपने नहीं होंगे, वो पुरुषों के अधीन जीवन जिएंगी। यानी कि जब आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, महिलाओं के संबंधित जो अधिकार हैं उनको पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, चाहे धर्म हो, कानून हो, राजनीति हो, शिक्षा के ग्रंथ हो, उन सब में महिलाओं को ये कहा गया कि वो आज्ञाकारिता की भूमिका निभाएं, वो दूसरे की आज्ञा को फॉलो करें, दूसरों के ऑर्डर को फॉलो करें। शादी से पहले पिता के ऑर्डर को और शादी के बाद पति के ऑर्डर्स को फॉलो करें। लेकिन कई बार हम जब इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें ये दिखता है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो विद्रोही भी होती थीं और ख़तरनाक भी होती थीं। यानी कई बार महिलाओं ने अपने अधिकारों की बात की भी है। तो धर्म, कानून, राजनीति, शिक्षा के ग्रंथों में जातियों के लिए, वर्ग के लिए, उम्र के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए अलग अलग डिक्लेरेशन थी, सबके लिए अलग अलग घोषणाएं थी कि भाई किस धर्म के लोग क्या काम करेंगे, किस जाति के लोग क्या काम करेंगे, किस वर्ग के लोग क्या काम करेंगे। इसी तरीके से महिलाएं क्या काम करेंगी, पुरुषों क्या काम करेंगे, पुरुष क्या काम करेंगे, ये तमाम चीज़ें पहले से निर्धारित की रखी थी। जब इतिहासकार भारतीय महिलाओं के चरित्र पर ध्यान देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि महिलाएं जो थीं वो अपने डिसीजन कभी भी खुद नहीं लेती थीं। उन्हें घरेलू कार्य सौंपे गए थे। कृषि संबंधित एक्टिविटी में वो अपने परिवार का साथ देती थी, परिवार को बढ़ावा देने में वो भूमिका अदा करती थी। आभूषण और कपड़ों पर उनका ध्यान होता था। विरासत और संपत्ति का अधिकार उन्हें था नहीं। शादी और तलाक जैसे मुद्दों में उनसे पूछा ही नहीं जाता था, जिससे कहा जाता था उससे शादी कर दी जाती थी और उसके बाद चाहे वहाँ पर उसे बहुत पीटा जाए, मारा जाए, दुख दिया जाए, शोषण किया जाए, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती थी। तो ऐसे में सोचो महिलाओं का जीवन कैसा था। तो अब तक सिर्फ महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया है और वो आप सभी को पता ही है, आप सबसे सब कुछ छुपा नहीं है कि प्राचीन भारत में किस तरीके से, प्राचीन भारत क्या पूरे विश्व में ही जब आप महिलाओं के अधिकारों को पढ़ेंगे, तो बड़े पैमाने पर आपको पता चलेगा कि जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने इस बात को कहा भी है कि महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर दुराचार किया जाता था। जब हम जाति धर्म के आधार पर देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ ही लोग प्रताड़ित हैं, लेकिन महिलाएं तो हर जाति की प्रताड़ित हैं और हर धर्म की प्रताड़ित थीं। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बातें तो बहुत की गई हैं अधिकारों की, लेकिन वो सब कागजों में दर्ज हैं। आज भी बड़े पैमाने पर हम कास्टिज्म को देखते हैं, जातिवाद को देखते हैं, रिलीजन को देखते हैं, लेकिन फिर हम ये भी क्यों भूल जाते हैं कि रिलीजन और जाति से बड़ी इंसानियत है और उन इंसानों में महिलाएं भी तो शामिल हैं। फिर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है? तो भारत में जब ये सारी चीज़ें उठ रही थी, महिलाओं के अधिकारों की बात उठ रही थी, तो बड़े पैमाने पर बहुत सारे संस्थाएं बनी जिन्होंने समाज सुधार करने की कोशिश की। जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, ये ऐसे संगठन हैं। इन संगठनों ने
ना सिर्फ धर्म में सुधार करने की बात करी, जाति व्यवस्था पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं उठाए, बल्कि सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर भी प्रश्न उठाए। इन्होंने बड़े पैमाने पर कहा भाई विधवाओं को भी शादी करने का अधिकार होना चाहिए, विधवाओं की स्थिति भी सुधारी जानी चाहिए, बाल विवाह को खत्म कर देना चाहिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि अंबेडकर जी से पहले भी सैकड़ों सैकड़ों लोग हो चुके थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की थी। जब हम ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जिनका संबंध वेस्टर्न बंगाल से है। राजा राम मोहन राय जो कि पश्चिमी शिक्षा से प्रेरित थे और वो धर्म, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन करते थे। सती प्रथा का तो इन्होंने बहुत खतरनाक रूप से विरोध किया। इन्होंने कहा तो अंधविश्वास है, और जब कोई बंदा समाज में सुधार करता है ना, तो सबसे पहले उसे अपने घर वालों का ही सामना करना पड़ता है। राजा राम मोहन राय को भी ये सामना करना पड़ा, और राजा राम मोहन राय ने फिर ब्रिटिश अफसरों से बातचीत करके, लगातार उन्हें अपील करके, लगातार एप्लीकेशंस लिख के इस मुद्दे को दिखाया कि भाई सती प्रथा कितनी खतरनाक है, ये तो बिल्कुल महिलाओं के खिलाफ है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ सती प्रथा खत्म कर दी गई, सती प्रथा को बैन कर दिया गया, और ये कहा गया जो भी सती प्रथा में इन्वॉल्व होंगे उन्हें सजाएं दी जाएंगी। आगे चलकर राजा राम मोहन राय यही नहीं रुके, उन्होंने महिलाओं को संपत्ति देने के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा भाई खाली पुरुष ही संपत्ति पर अधिकार क्यों रखे, महिलाओं को भी तो संपत्ति में बराबर अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने अपनी किताबों में महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाई है, और ये भी कहा है कि विधवा विवाह को मान्यता दी जाए, हिंदुओं की विधवा में सुधार हो सके, क्योंकि सती प्रथा के नाम पर उनकी बलि दे दी जाती थी। आगे चलकर जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक और बड़ा नाम आता है ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले की बात करें तो इन्होंने जातिवाद का बहुत खतरनाक रूप से विरोध किया, और उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। इन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ को पढ़ाया, अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया, और उसके बाद कन्या विद्यालय भी खोले। इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना करी, सत्य शोधक सोसाइटी, सत्य शोधक समाज, जिसमें इन्होंने बहुजन, शूद्र और अतिशूद्रों को मुक्त करने की बात करी। इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। इसके साथ साथ इन्होंने भी बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले की शिक्षा को बढ़ावा दिया, और आगे चलकर लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला। तो अगर हम महिला शिक्षा में क्रांति की बात करते हैं तो हमें राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले के विचारों को भी जानना होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अंबेडकर से पूर्व सामाजिक धार्मिक सुधारों आंदोलन का इतिहास बताओ, तो आप बताओगे पहले महिलाओं की स्थिति बताओगे कि दयनीय थी, फिर आप बताओगे बहुत सारी सोसाइटीज़ की स्थापना हुई, फिर राजा राम मोहन राय के बारे में बताओगे, और फिर ज्योतिबा फुले के बारे में बताओगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम बात करेंगे कि लैंगिक समानता के बारे में अंबेडकर जी के दृष्टिकोण बताओ। तो देखो, भले ही कितने सुधार हुए हों, लेकिन महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो अंबेडकर जब भारत में आए तो उन्होंने देखा यार यहाँ पर सती प्रथा चल रही है, बाल विवाह चल रही है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, महिलाओं को 4 दीवारों में कैद कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किसी भी जाति की महिलाओं चाहे किसी भी धर्म की महिलाएं हों, उनका शोषण हो रहा है। तो इसलिए अंबेडकर ने कहा कि देखो भाई, जब हम जातिगत आधार पर भेदभाव की बात करते हैं तो हमें लिंग के आधार पर भेदभाव की भी बात करनी होगी। उन्होंने कहा जाति और लिंग अविभाज्य हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो ऊंची जाति की महिलाओं का शोषण तो हो ही रहा है, निम्न जाति की महिलाओं को उससे भी ज़्यादा शोषण हो रहा है। इन्होंने कहा भारतीय समाज में जो शादी होती है उसमें महिलाओं से तो पूछा ही नहीं जाता है कुछ भी, उन्हें तो किस्मत का साथी देकर उन्हें भेज दिया जाता है। अंबेडकर ने कहा कि जाति जो है वो विवाह के आधार पर ही है। अगर आप विभिन्न जातियों के बीच में शादी करें तो हम कास्टिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, और इससे जातिवाद भी खत्म हो जाएगा और महिलाओं की स्थिति भी सुधरेगी। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना एक लेटर लिखा, और उसमें इन्होंने बताया कि भारत में जो कास्ट है वो जो कट रही है उसका कारण है शादी। अगर आप पिछले चैप्टर में पढ़ोगे तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे डीपली पढ़ाया था। इन्होंने कहा अगर कास्टिज्म को ख़त्म करना है तो दो अलग अलग जातियों के बीच में शादी हो जाए। तो दो अलग अलग जातियों के बीच में जब शादी होगी तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, एक ही कास्ट में शादियाँ होती हैं, तो इससे क्या होता है कि इस शादी की व्यवस्था से ही कास्टिज्म बढ़ता जाता है। हर एक बंदा अपनी कास्ट को बढ़ावा देता है, हर एक बंदा अपनी कास्ट को बढ़ावा देता है। परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि कास्टिज्म चलता रहता है। तो अगर जातिवाद को ख़त्म करना है तो दो अलग अलग जातियों को आपस में मिलाना ही होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि शादी ना एक तरीके से जाति का निर्माण है, एक जाति का वर्ग है। तो हम इस तरीके से जाति व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कास्टिज्म के बाद इन्होंने ये कहा कि हम विधवा विवाह को बढ़ावा देंगे, बाल विवाह को ख़त्म करेंगे, हिंदू समाज में महिलाओं की जो गिरावट आई है उसको अच्छा करेंगे, निम्न स्तर को ख़त्म करेंगे। एक किताब उन्होंने लिखी थी, लेटर था वैसे तो ये, जिसका टाइटल था द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन। तो एक टाइम पे हिंदू महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी,
ये कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्याख्याओं से पहले यानी कि प्राचीन काल में भाई हिंदू महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर आगे चलकर जब ब्राह्मणवाद फैला तो महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती थी गई। वो ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। आगे चलकर अंबेडकर ने ये भी कहा है अपनी किताब द वुमन एंड काउंटर क्रांति एंड द रिडल ऑफ वुमन में उन्होंने दावा दिया किया है कि मनुस्मृति, तो आप सभी को पता है मनुस्मृति क्या थी। तो मनुस्मृति पहले का हमारा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सामाजिक संविधान था, जिसमें बताया गया था भाई समाज को कैसे चलाना है, वर्ण व्यवस्था कैसे काम करेगी, ब्राह्मण क्या काम करेंगे, क्षत्रिय क्या काम करेंगे, वैश्य क्या काम करेंगे, शूद्र क्या काम करेंगे, महिलाओं की स्थिति क्या होगी, तो समाज कैसे चलेगा, ये सब मनुस्मृति में लिखा था। लेकिन मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति को बहुत बद से बदतर दिखाया था। तो अम्बेडकर दावा करते हैं कि भाई जब मनुस्मृति नहीं थी उससे पहले स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। महाभारत काल में, रामायण काल में महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान था। लेकिन जब मनुस्मृति आई तो मनुस्मृति ने क्या करा, महिलाओं की स्थिति को बद से बदतर कर दिया। मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में जो विचार लिखे हैं वो बड़े खतरनाक से हैं वाकई में। तो ऐसे में महिलाओं के साथ क्या हुआ, विधवाओं को ये कह दिया गया भाई तुम पुनर्विवाह नहीं कर सकती, उनके लिए सती प्रथा का दावा कर दिया गया। आगे चलकर जब मौर्य साम्राज्य भारत में शासन कर रहा था तो उस समय महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा गिर चुकी थी। अंबेडकर ने समाचार पत्रों में, एक समाचार पत्र था मूक नायक, एक था बहिष्कृत भारत, इसमें महिला शिक्षा के महत्व के बारे में भी लिखा। इन्होंने कहा भाई देखो किसी देश की आबादी अगर आधी आबादी शिक्षित हो जाए और आधी आबादी शिक्षित ही ना हो तो ऐसी शिक्षा का फायदा है क्या, इसलिए उन्होंने महिला शिक्षा की बात करी। इवन 1927 में जब अंबेडकर जी ने महार आंदोलन चलाया था, ये मैंने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छा पढ़ाया था आपको। महार सत्याग्रह में क्या हुआ था, इन्होंने ये कहा था एक ना तालाब था और वहाँ से लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, सिर्फ उच्च जाति के लोग पानी पीते थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों होगा, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली इकट्ठी करी और ये गए और जाके वहाँ पर पानी पिया और इसी आंदोलन को महार सत्याग्रह कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, मनुस्मृति को जला दिया। इन्होंने कहा हमें ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो समाज में भेदभाव स्थापित करता हो, जो सभी को सम्मान न देता हो। और परिणाम ये हुआ कि जो ये महार सत्याग्रह था इसमें सिर्फ पुरुष नहीं आए, पुरुषों के साथ साथ हजारों महिलाएं भी आईं। तो अंबेडकर ने पुराने रीति रिवाजों और लिंग समानता की यहाँ पर बात की। उन्होंने महिलाओं से ये आग्रह किया कि भाई देखो जिसके भी पति ना दारू पी कर आएँ, जिसके भी बच्चे दारू पी कर आएँ, उसे तुम खाना ही मत दो, खाना ही मत खिलाओ। सभी महिलाओं से उन्होंने अनुरोध किया कि हर बच्चे को स्कूल में भेजें। जैसे पुरुषों के लिए शिक्षा जरूरी है, महिलाओं के लिए भी शिक्षा जरूरी है। यानी कि अंबेडकर जो सामाजिक सुधार कर रहे थे वो सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं थे, वो महिलाओं को भी उसमें एक बड़ी भूमिका अदा करना चाहते थे। आगे चलकर अंबेडकर जी ने यह कहा कि महिलाओं को मातृत्व लाभ मिलना चाहिए, यानी कि जब प्रत्येक महिला माँ बनने को होती है तो उस दौरान उसे अलग से लाभ मिलना चाहिए, उसके पोषण का ध्यान रखना चाहिए और बच्चा होने के बाद उसकी विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। इस विधेयक का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कहा देश का हित जब ही होगा जब हर एक महिला को मातृत्व लाभ मिलेगा। और आज भी इस चीज़ पर विवाद होता है कि जब महिला कोई जॉब कर रही होती है तो क्या उसे मातृत्व लाभ योजना मिलनी चाहिए, क्या उसे उतना अवकाश मिलना चाहिए, तो इस पर लगातार विवाद होता रहता है। जनवरी 1928 में अंबेडकर जी के समर्थन से महिला एसोसिएशन की भी स्थापना हुई, जिसमें रमाबाई जो कि अंबेडकर जी की पत्नी थी वो अध्यक्ष थी। तो महिला एसोसिएशन की स्थापना करी और इसके अध्यक्ष कौन बनी, रमाबाई। रमाबाई कौन थी, अंबेडकर जी की पत्नी। 1930 में अलग अलग जगह पर महिलाओं के अलग अलग सम्मेलन होने लगे। नासिक में 1930 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, कलाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर निम्न जाति के लोगों को इस मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी। तो अंबेडकर जी ने क्या करा, इस आंदोलन को किया कलाराम मंदिर प्रवेश। बड़े पैमाने पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। महिलाओं ने समान सैनिक दल का आयोजन किया। इवन अंबेडकर जब 1932 में ब्रिटेन गए थे गोलमेज सम्मेलन में, तब भी उन्होंने कहा था कि भाई देखो हमें ना सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि हर एक उस व्यक्ति के लिए हमारी लड़ाई है जो वंचित है। इन्होंने कहा हमें हर जगह पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें ना सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। और अगर इसके लिए हमें लाठी खानी पड़े तो हम लाठी भी खाएंगे, हमारे ऊपर अगर फायरिंग हो तो हम फायरिंग भी करेंगे, फायरिंग भी झेलेंगे। अगर हमें जेल में भेजा गया तो हम जेल भर देंगे, यानी कि हम योद्धा की तरह जीवन जीनेंगे। क्योंकि निराशा से भरा जीवन जीने से बढ़िया है मर जाओ। तो अपने जीवन का हम बलिदान तक दे सकते हैं अपने सम्मान के लिए, ऐसा महिलाओं के लिए और निम्न जाति के लिए अंबेडकर जी कह रहे हैं। जब आज़ाद हुआ देश हमारा तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री के रूप में थे, ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे। उन्होंने कहा हमारे देश का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान होना चाहिए, यानी कि किसी भी धर्म
कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जो सर्वोच्च हो, सभी धर्म क्या होंगे, बराबर होंगे। इन्होंने कहा किसी के साथ छुआछूत नहीं होनी चाहिए। उत्तराधिकार के नियमों में महिलाओं को भी उत्तराधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने विधेयक में महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की बात करी कि संपत्ति का अधिकार सिर्फ पुरुषों को नहीं, महिलाओं को मिलना चाहिए। विवाह के नियम तय करने की बात करी। तलाक के दौरान महिलाओं को संरक्षता की बात करी। माइनॉरिटीज़ के लिए बात किया। इन्होंने कहा जन्म के उन्मूलन का अधिकार सबको होना चाहिए। बेटी को आधा हिस्सा मिलना चाहिए संपत्ति में। महिलाओं की जो सीमित संपत्ति है ऐसा ना हो, उन्हें पूरी संपत्ति मिलनी चाहिए। विवाह और गोद लेने के मामले में जाति को खत्म कर देना चाहिए कि हाँ भाई, विवाह करते समय आपको जाति देखनी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कोई किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है। तलाक के सिद्धांत के ऊपर इन्होंने बहुत चर्चा करी और आगे चलकर एक बिल आया, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में बहुत तगड़ी बहस हुई, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस ने इसको सपोर्ट नहीं किया हिंदू कोड बिल को। तो इसी विरोध में अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को अपना इस्तीफा भी दे दिया। तो अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आगे चैप्टर का सारांश आता है। कुल मिलाकर चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है, जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो पहले आप महिलाओं की स्थिति बताओगे कि प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ज़्यादा उन्हें सम्मान दिया जाता था, उन्हें घरेलू भूमिकाओं से बांध कर रखा जाता था। कृषि समाज में उनसे बहुत मेहनत करवाई जाती थी। उसके बाद भी समाज में उनका सम्मान नहीं था। बड़े पैमाने पर सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ थीं और विधवाओं को विवाह करने की आज़ादी नहीं थी, जबकि पुरुषों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई थी। महिलाओं को संपत्ति के अधिकार भी नहीं थे। पहले समस्या बता देना, फिर आप ये बता देना कि भारत में अंबेडकर से पूर्व जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुए थे उसमें ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का योगदान था। फिर अंबेडकर जी के बारे में बता देना कि अंबेडकर जी जब आंदोलन कर रहे थे, चाहे महार सत्याग्रह हो, चाहे मंदिर आंदोलन हो, उन्होंने महिला शिक्षा की भी बात वहाँ पर करी। और साथ ही साथ जब संविधान सभा बन रही थी तो उन्होंने महिला अधिकारों की वकालत करी, और जब उन्हें समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। तो इस तरीके से जब आप आंसर लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।